फिर कहा कि अगर सांड से लड़ना है, अगर सांड से जीतना है, उसको परास्त करना है, तो मिलके चलना पड़ेगा। तो आज के संदर्भ में प्रेमचंद की विचार और दृष्टि, आपकी टिप्पणी प्रोफेसर सूरज। सभी साथी वक्ताओं को नमस्कार और सारे व्यूअर्स को प्रेमचंद जयंती की बहुत शुभकामनाएं। यह बड़ा सुखद है कि प्रेमचंद जयंती हिंदी साहित्य में सबसे अधिक लोकप्रिय जयंती मनाने वाले साहित्यकारों के बीच गिने जाते हैं प्रेमचंद। और विद्यार्थी जीवन से मैंने देखा है, जब मैं बंगाल में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करता था तो वहां भी प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती थी 30 जुलाई को। और वहां मैंने देखा कि जब भी प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है तो उर्दू डिपार्टमेंट के हेड, बांग्ला डिपार्टमेंट के हेड और इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड हिंदी के साथ जरूर शिरकत करते थे। प्रेमचंद भारतीय भाषाओं की एक सर्वमान्य लेखकीय दृष्टि के रूप में स्थापित है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि वे भारतीय भाषाओं का एक चेहरा है। एक छोटी सी घटना मैं बताना चाहता हूं कि बहुत साल पहले तेल अवीव विश्वविद्यालय से एक गेनोदी स्लोम्पेयर नाम के प्रोफेसर आए थे और इतनी साफ और अच्छी हिंदी बोलते थे। तो हम लोगों ने लखनऊ विश्वविद्यालय में आए थे विभाग में, तो हम लोगों ने पूछा, ऐसे घूमते ही आए कि आपने हिंदी कहाँ सीखी, क्या किसी हिंदी मूल की? और जी, आपका आपका नेटवर्क कट गया है। आप जी, आवाज आ रही है आनंद जी? हम चलेंगे प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव जी के पास। संजय श्रीवास्तव जी, आपकी टिप्पणी प्रेमचंद के हेलो, विचार और दृष्टि आवाज आ रही है? जी, बोलिए बोलिए। जी, हाँ, तो उनसे हम लोगों ने पूछा था हिंदी साहित्य आप कुछ पढ़ते हैं? तो कहा कि नहीं, हिंदी साहित्य नहीं पढ़े। बहुत जोर देने पर कहा कि हम प्रेमचंद को पढ़े। मैंने भारत में और भारत के बाहर हिंदी साहित्यकारों में जितना लोकप्रिय प्रेमचंद को पाया, उतना किसी और को नहीं पाया। और सबसे ज्यादा प्रेमचंद पढ़े और जाने जाते हैं। इन बातों का जिक्र करने के पीछे मेरा यह दृष्टिकोण है कि प्रेमचंद की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, स्वीकार्यता है, वो केवल इसलिए नहीं है कि वो अच्छी कहानीकार लिखते हैं, वो इसलिए है कि भारतीय जनमानस की आत्मा को वो बिल्कुल छूते हैं और वैश्विक दृष्टि के साथ भी जुड़ते हैं। इसलिए भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी एक स्वीकार्यता बनती है। वे पूरे विश्व में और पूरे भारत में हिंदी साहित्य का एक चेहरा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि प्रेमचंद की महानता का कारण क्या है? भाई, तुलसी की महानता का कारण क्या गिनाया जाता है? कि तुलसी ने एक राम राज्य की अवधारणा। आज 21वीं सदी में जो विमर्श चल रहे हैं, तुलसी के राम राज्य के बरक्स हम एक बेगमपुरा की अवधारणा देखते जी, हैं, हम अमर देश की एक अवधारणा देखते हैं। ये सभी एक सामंती और राजतांत्रिक व्यवस्था में मानव मुक्ति के को केंद्र में रखते हुए लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था और राज्य बनाने की परिकल्पनाएं थी। प्रेमचंद के पूरे लेखन में हम देखते हैं कि वो औपनिवेशिक दौर में भले लिख रहे थे, लेकिन उसको उस दौर में लिखते हुए वे आगे का एक जो नया भारत बनेगा, स्वतंत्र भारत बनेगा, वह कैसा बनेगा, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी परिकल्पनाएं रखते हैं। उनके पूरे लेखन में आप देखिए, जो अब तक उपस्थित नहीं था, अनुपस्थित था, उन सभी अनुपस्थितियों को पूरे पावर के साथ, पूरे ताकत के साथ वो सामने लाते हैं। जैसे गांधी
का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि कांग्रेस जैसी एक इलीट पार्टी को उन्होंने जनता की पार्टी में परिवर्तित किया। वो जैसे ही आते हैं, वो किसानों को, मजदूरों को कांग्रेस के आंदोलन के साथ जोड़ते हैं और सांप्रदायिकता के घेरे को तोड़ते हुए फिर से 1857 के बाद मुसलमानों की एक प्रभावशाली उपस्थिति वहां उपस्थित करते हैं। ठीक प्रेमचंद भी ऐसे ही करते हैं। जी सूरज जी, हम जी आपसे आपसे माफी चाहेंगे, 5 मिनट समय बचा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि संजय जी का एक टिप्पणी ले लिया जाए। नहीं नहीं, 5 मिनट समय बचा है। थापा साहब को बोलने दीजिए। नहीं, थापा साहब को बोलने दीजिए। थापा साहब बोलिए, रिक्वेस्ट। मैं बहुत संक्षेप में बात खत्म कर देता हूँ। बिल्कुल, मैं आपके साथ बिल्कुल संक्षेप में मैं अपना टाइम कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ इसमें, तो महत्वपूर्ण बात है जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रेमचंद ने, जैसे केदारनाथ सिंह की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, हो सकता है एग्जैक्ट ऐसी ना हो, लेकिन उसका मूल मंतव्य ये है कि मैं उठाता हूं धूल और वो गुलाब में बदल जाता है। प्रेमचंद ने जिसको पांव की धूल समझा गया भारतीय समाज में, हमेशा वो अस्पृश्य रहा, अदृश्य रहा, उसके कंट्रीब्यूशन को, योगदान को कभी इतिहास में, धर्म में, समाज में, संस्कृति में बिल्कुल स्थान नहीं मिला। प्रेमचंद ने वो महान काम किया कि उस धूल को गुलाब बना दिया, उसकी महत्ता समझाई और देश की आजादी और एक मुक्त भारत। हम थोड़ा सा यहाँ ये कहना चाहेंगे, थोड़ा स्वतंत्रता और मुक्ति में थोड़ा सा एक बारीक फर्क करना चाहिए। स्वतंत्रता बिल्कुल मुक्ति नहीं है, हालांकि मुक्ति के लिए स्वतंत्रता जरूरी है। देखिए, जैसे अमृत काल चल रहा है, लेकिन इस अमृत काल में न दलित मुक्त है, न स्त्री मुक्त है। तो स्वतंत्र तो हम हैं ही, अमृत काल में जी रहे हैं। तो प्रेमचंद की दृष्टि उस मुक्ति पे थी जिसको हम लिबर्टी कहते थे। तो केवल राजनीतिक स्वतंत्र भारत नहीं होना चाहिए, मुक्त भारत कैसे होगा। और देखिए, एक सोचने वाली बात है कि आप किसी से पूछिए कि दूसरे उपन्यासकारों ने किसी कालजयी मुस्लिम चरित्र का निर्माण किया है तो बहुत कम आएगा। अगर प्रेमचंद ने होरी को अमर बनाया तो हामिद को भी अमर बना दिया। केवल होरी अमर नहीं है, हामिद भी अमर है। और सबसे खूबसूरती यह है कि हामिद और होरी दोनों ही भारतीय समाज के बिल्कुल स्वाभाविक और नैसर्गिक भाग लगते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि कहीं से जोड़ दिया गया है, बिल्कुल हमारे जीवन के हिस्से हैं। और इसी तरह से प्रेमचंद ने अपनी मुक्ति की अवधारणा के पूरे लेखन को एक नए भारत के निर्माण के साथ जोड़ा। लोग ऐसा हिंदी साहित्य के इतिहास में कहते हैं कि भारतेंदु आधुनिक भारत के जनक थे हिंदी साहित्य के संदर्भ। लेकिन हमें यह बात बहुत आधी अधूरी लगती है। अगर आप बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ देखें तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता की आत्मा को स्थापित करने वाले प्रेमचंद ही हैं। प्रेमचंद ने जिस तरह से समानता और मुक्ति और भ्रातृत्ववाद, इन तीनों के सिद्धांतों को स्थापित किया और एक नए भारत की परिकल्पना दी, वह अपने आप में अद्भुत है। अब ये बात हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया है, चाहे किसान का सवाल हो, चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो, चाहे आप स्त्री का सवाल करें, चाहे आप प्रेस की बात करें, ये तमाम सच्चाइयों को प्रेमचंद अपने साहित्य में रखते हैं। मैं तो बड़ा साहित्यकार उसी को मानता हूं जो यथास्थितिवाद के विरुद्ध एक सशक्त हस्तक्षेप करने की क्षमता रखता है। और प्रेमचंद की कलम में सचमुच वो ताकत है, वो सचमुच कलम के सिपाही हैं जो कलम की मजदूरी करते हुए
इस नवीन भारत को उन मजदूरों और बुद्धिजीवियों का देश बनाना चाहते हैं। तो समय बहुत कम है, मैं प्रेमचंद को जी नमन करता हूँ और इस अद्भुत लेखक को पा करके हिंदी साहित्य धन्य हो गया, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। धन्यवाद तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये संजय श्रीवास्तव जी, आपका समापन वक्तव्य आइए याद करते हुए। समापन वक्तव्य, इतने महत्वपूर्ण वक्तव्यों के बाद समापन का अभी इस बात को जारी रखनी है। आज 30 है, कल 31 है और इस सिलसिले को अभी चलना है। समापन वक्तव्य का कोई तुक नहीं। प्रेमचंद कालजयी रचनाकार है, उनका समापन वक्तव्य हो ही नहीं सकता, वह हमारी जरूरत है। सबसे बड़ी बात इतनी खास और हमारे समय को छूने वाली, हमारे समय को प्रेरित करने वाली बातें हुई हैं आशीष जी ने और नलिन भाई ने, गीता जी ने और आपा ने इन बातें। अब ये सवाल है कि प्रेमचंद ने ये सब किन कारणों से, उनकी प्रेरक शक्तियां कौन सी थी और आज के लेखन में और उसके लेखन में वो कौन सी चीज काम कर रही थी। चंद्रकांता का पाठक कैसे बदलता है और कहता है साहित्य मनोरंजन की वस्तु नहीं है। कैसे वो कहता है कि अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, यानी हमें सौंदर्य की कसौटी बदलनी होगी। जो सदियों से चली आ रही कुलीन संस्कृति थी, समग्र साहित्य भारत ही नहीं पूरी दुनिया का वो अभिजन का साहित्य है। आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि होरी भी नायक हो सकता है, धनिया नायिका हो सकती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिनको हम लोग आज हाशिए का समाज कहते हैं, हमारे पूर्व व्याख्यानों में ये बात आई, वो उनकी कल्पना में सबसे जरूरी किरदार बनते हैं, वो मुख्य धारा में उठते हैं।